टीवी में हूं बिनास त्यागी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुलाकात पर, उन तस्वीरों पर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। 55 मिनट की मुलाकात और पूरी दुनिया टकटकी लगाकर उस मुलाकात के आउटकम का इंतजार कर रही थी। जिनपिंग मोदी ने हाथ मिलाया और इस तस्वीर के मायने दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस बन गए। व्हाइट हाउस ने बातचीत की हर तस्वीर, हर बयान को बहुत बारीकी से देखा और डिकोड किया होगा। ट्रंप एक एक बात सुन रहे होंगे। दुनिया का पावर इक्वेशन दरअसल इस वक्त अगर आप ध्यान से देखें, समझें तो 4 शख्सियतों के, 4 मुल्कों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पुतिन, मोदी, जिनपिंग और ट्रंप। जो मौजूदा हालात हैं उसमें पुतिन, मोदी, जिनपिंग ये एक तरफ नजर आते हैं। ट्रंप टैरिफ के जवाब में साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये ठीक है कि डिप्लोमेसी में कोई भी दोस्त दुश्मन परमानेंट नहीं होता। हर कोई अपना हित सबसे पहले देखता है, इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। लेकिन अगर दुनिया को भारत के नजरिए से देखें तो यह तय हो जाएगा कि आज हम जिस तरफ खड़े हो जाते हैं उस खेमे का वजन बढ़ जाता है। यह हमारी ताकत है। तो क्या आने वाले वक्त के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की नींव आज पड़ चुकी है? क्या नए सुपर पावर्स के नए वर्ल्ड ऑर्डर में डोनाल्ड ट्रंप अपनी हैसियत को गंवा रहे हैं? कि अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका का बिग डैडी अप्रोच अब नहीं चलेगा, वो अलग थलग पड़ रहा है और इंडिया द पावर क्लब का एक अहम मेंबर बन रहा है। आज बदलते रिश्तों, उनके नुकसान फायदों और उनकी क्रेडिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी चीन के साथ रिश्तों की कितनी होगी, इस पर भी होगी बात। चीन पर बात होगी क्योंकि उसका इतिहास विश्वासघात से भरा रहा है। कूटनीति बहुत पेचीदा है, इसे सुलझाएंगे हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ करा दें। वैभव सिंह है हमारे साथ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तो शुरुआत हम सबसे पहले वैभव, क्योंकि जियोपॉलिटिकल मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं और सब कुछ पूरा खेल जो है इस वक्त आके वैभव टिक गया है कुछ ऐसे रिश्तों पर जो बेमेल लगते हैं, यानी कि केमिस्ट्री उनकी मिसिंग लगती है, लेकिन मैथमेटिक्स में बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठ रहे हैं चीन और भारत। देखिए, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होते हैं, पर आपके हित जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। देखिए, अमेरिका ने जो काम किया है, ये चाहे वो इंडिया के साथ टैरिफ को लेकर के हो, आप अमेरिका के भी जो विशेषज्ञ हैं जो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, वहाँ के जो डिप्लोमैट्स रहे हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में बहुत मेहनत की थी इन संबंधों को बनाने के लिए, वो कहते हैं कि भाई ट्रंप ने भारत का कितना नुकसान किया है, नहीं किया है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने जो 20 साल की अमेरिका की मेहनत थी उस पर उन्होंने पानी फेरा है। तो जो सबसे बड़ा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को किया है। अब इसमें देखिए दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, वो काम करता है जो वहाँ की वॉल स्ट्रीट डिसाइड करती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर ये कहा जाए कि वो अपनी खुद की कोई पॉलिसी बनाता है तो नहीं है। वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग वॉल स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट के जो मेंबर्स हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके की जाती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने पाकिस्तान के अंदर आपने जो अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेपनरी थी उसका आपने प्रयोग किया, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो आकाश तीर हो। अब इन्होंने जो बाजा अमेरिकन और चाइनीज इक्विपमेंट का बजाया है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, और जितनी इफेक्टिव तरीके से बजाया है, तो स्टॉक्स किसके गिरे हैं दुनिया में? अब लोग जो एक कहते थे ना कि भाई वेपन्स का मार्केट सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका है, तो उसका मार्केट क्रैश किया है, तो उनके हितों को नुकसान पहुंचा है। कि भाई इंडिया जैसा देश जो हमारे दिए हुए गेहूं, एड में दिए हुए गेहूं पे पलता था, वो देश आज मिसाइल बना रहा है, वो साउथ पोल पे जाकर के मून के लैंडिंग कर रहा है। यानी आप स्पेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप डिफेंस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप आईटी ले लीजिए, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, हम उनको बीट कर रहे हैं। तो उससे उनके हित को नुकसान हो रहा है। तो हम आपकी जनता को बताना चाहते हैं, आपके व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अमेरिका इस वजह से परेशान है। यानी हमारी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, हम भीख मांगते हुए अच्छे लगते थे। आप 75 साल, आप भाई आप उनके 200 साल गुलाम रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले कौन है? ये उन्हीं गोरों के चाचा मामा ताऊ है ना सारे, जो इंग्लैंड से, यूरोप से गए हुए हैं। ये कोई अमेरिका के इंडिजिनस लोग तो नहीं है, अमेरिका के रहने वाले वहां के इंडिजिनस लोग तो नहीं। तो उनको तो तकलीफ होगी ही
कि 75 साल बाद आपकी जो फॉरेन रिजर्व है वो $600 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, आपकी टेक्नोलॉजी में आप इतना आगे जा रहे हैं, आप आज की डेट में उनके ऊपर किसी भी चीज के लिए आप रिलाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई चीज अमेरिका से न मिले तो आपका काम नहीं चलेगा, आप हर चीज खुद से कर सकते हैं। और देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है कि हम कभी भी किसी भी खेमे में नहीं बैठेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगे। क्या हम कोल्ड वॉर में किसी ब्लॉक का हिस्सा थे? हमने मना कर दिया, हमने कहा भाई हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर बने कि भाई हम दोनों की साइड में किसी की साइड नहीं रहेंगे, क्योंकि हम खुद एक उपनिवेशिक जो हमारे यहाँ शासन रहा है, हम खुद दूसरों की उसमें रह चुके हैं। तो हमको पता है कि जब विदेशी लोग आकर के आपके यहाँ पे अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, हम उस पीड़ा को, उस वेदना को झेल चुके हैं, तो इसलिए हम किसी भी वर्ल्ड पावर सो कॉल्ड जो होती है ना, हम उनके ब्लॉक में जाकर नहीं बैठते। दूसरी, देखिए, चीन के साथ हमारा जो भी रिश्ता होगा वो ट्रांजैक्शनल होगा, और अमेरिका को बेसिकली हम सिग्नलिंग ये कर रहे हैं कि आपको लगता है कि हम चीन के साथ नहीं जा सकते या हम चीन के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते। चीन के साथ हमने हाल ही में डोकलाम में भी और लद्दाख में भी हमने उनके साथ क्लैशेस किए, हमारी लड़ाइयां हुई, जहां पे खड़ा होना हुआ हम खड़े हुए। वापस लौट करके कौन गया बॉर्डर से? चीन वापस गया जी। तो हमने वो आपको रोक रही हूं, जरा अपने दर्शकों को भी और हमारी ऑडियंस को भी बताएंगे। तस्वीरें आ रही हैं एससीओ समिट से, जहां पर तमाम देश जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी होती है वहां, उसके लिए सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी आप इस तरह की मीट्स में शामिल होने के लिए जाते हैं तो फोटो अपॉर्चुनिटी यहां पर हो रही है एससीओ समिट की। जी वैभव, आप अपनी बात पूरी करें। अब देखिए, अब हमने उनको ये किया कि भाई हमको जहां मिलिट्री उनके साथ कन्फ्रंटेशन करना था, हमने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी किया है, और हमको जहां डिप्लोमेसी करनी थी हमने डिप्लोमेसी भी की, और डिप्लोमेसी करके वो मिलिट्री डिसएंगेजमेंट हमने लद्दाख में भी किया और नॉर्थ ईस्ट में भी डोकलाम में हम दोनों चीजों का ख्याल रखेंगे। बॉर्डर को कैसे सुलटाना है और व्यापार कैसे करना है करेंगे। जरा तस्वीरें प्रोफेसर आपसे चाहूंगी कि मैं जरा बताएं कि जब ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कर ले, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर ले, CNN, तमाम फॉक्स न्यूज, सबकी बात करें तो हर कोई लगातार ट्रंप को क्वेश्चन भी कर रहा था और इस मुलाकात पर वेट एंड वॉच रखे हुआ था, क्लोज आए। तो जब ये तस्वीरें व्हाइट हाउस में उनके सारे थिंक टैंक्स देख रहे होंगे, पॉलिसी मेकर्स देख रहे होंगे, तो टेंशन तो हाई हो गई होगी ट्रम्प साहब की। टेंशन तो आज सुबह से ही हाई चल रही है उनकी, जब पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं क्वाड के लिए इंडिया नहीं आऊंगा। ये यहीं से अपनी इनसिक्योरिटी जता रहे हैं कि भाई जहां चाइना उसका मेंबर भी नहीं है, तुम्हें क्वाड की मीटिंग आने से कौन रोक रहा है। लेकिन उन्होंने अपना वहीं स्पष्ट कर दिया कि मैं क्वाड की मीटिंग में नहीं आऊंगा, आउटकम जानने से पहले कि इंडिया चाइना के जो डिस्कशन है, जो बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, उसका क्या आउटकम निकलता है। तो क्वाड में ना आने का उनका निर्णय पहले हमारे पास आता है, और फिर हमारे पास आता है कि मोदी जी और जिनपिंग की क्या मुलाकात का क्या क्या नतीजा रहा। अब बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है बेनाज जी कि इतना बढ़िया आउटकम निकल के आया है। हमने जितना, मोदी जी ने जितना एम्फसाइज नहीं किया है, जो आप बार बार सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, मोदी जी ने जितना एम्फसाइज नहीं किया सिक्योरिटी को, उससे कहीं ज्यादा जिनपिंग जी ने सिक्योरिटी को एम्फसाइज किया है। जो उन्होंने बात करी है कि वी हैव टू बी कमिटेड टू बीइंग पार्टनर्स एंड नॉट राइवल्स। वो अब ये भी बोल सकते थे वी हैव टू बी कमिटेड टू बी पार्टनर्स, लेकिन स्टेटमेंट की गहराई देखिए, वी हैव टू बी कमिटेड टू बी पार्टनर्स एंड नॉट राइवल्स, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज रादर देन थ्रेट्स टू ईच अदर। क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत एक क्या एक साइकोलॉजी से वहां पे मोदी जी बैठे हैं, क्या पूरे देश की एक साइकोलॉजी चल रही है, कितना मिसट्रस्ट है चाइना को लेके, जो हम बात पहले भी करते आ रहे हैं। तो इसीलिए उस मिसट्रस्ट को ओवरकम करने के लिए, देखिए स्टेटमेंट एनालिसिस की जो आप बात कर रहे थे, ट्रंप एक एक स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहा होगा, पूरा वर्ल्ड एक एक स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहा है। जिनपिंग की स्टेटमेंट ये भी आ सकती थी कि वी आर कमिटेड टू बीइंग पार्टनर्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उन्होंने साथ में जोड़ा वी आर कमिटेड टू बीइंग पार्टनर्स एंड नॉट राइवल्स, वी हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट थ्रेट्स। एम्फसिस देते हुए कि भाई जो हुआ सो हुआ, डोकलाम हुआ, गालवान हुआ, जैसे कि अभी इन्होंने, वैभव जी ने भी कहा कि आर्मी रिट्रीट हुई, लेकिन आज हमें अपनी बायलैटरल टॉक्स आगे बढ़ानी है, हमें मल्टीलैटरल वर्ल्ड का क्रिएशन करना है। इतने बड़े मंच से, एससीओ के मंच से पुतिन जी आते हैं और इस चीज का ऐलान करते हैं। अभी हमारी कल भारत और रशिया की भी टॉक्स ड्यू हैं। पुतिन जी पहले ही आके ऐलान करते हैं कि नाउ इज द टाइम फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां सारे देश इक्वालिटी पे चलेंगे। फिर उसके बाद चाइना से स्टेटमेंट आती है कि इट इज द राइट चॉइस फॉर द टू कंट्रीज टू बी फ्रेंड्स। अंडरलाइन मैसेज बार बार उनका यह आ रहा है कि हमें फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ना है, हमें अमेरिका को यह जवाब देना है कि भाई, ये भी कहा सम्मान और साझा हित
यानी कि सम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। सम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और मोदी जी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी वो कहते हैं कि ये 280 करोड़ विश्व की जनता का सवाल है, जनहित का सवाल है, क्योंकि हम हमेशा वासुदेव कुटुंबकम के देश रहे हैं। तो वही चीज मोदी जी भी आज आगे बोल रहे हैं कि हमें पूरे 280 करोड़ विश्व की जनता आज चाइना और इंडिया में बैठी है, तो हमें शांति और स्थिरता चाहिए, हमको सीमा विवाद को भी खत्म करना है। तो यही अंडरलाइन मैसेज था दोनों कंट्रीज के टॉप लीडर्स आपने सीमा विवाद की बात की है और चीन के साथ हमेशा जो उसकी विस्तारवादी नीति रही है ना, कि चाहे किसी को उधार देके विस्तार करे या फिर कहीं पर अपनी हेकड़ी दादागिरी जमाकर विस्तार करने की लगातार कोशिश करता रहे। चीन इस हरकत से सुधरा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। एक फौजी की नजर से मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपका दिल क्या कहता है? आपने तो चीन को करीब से देखा होगा, उनकी सामरिक हड़प जो होती है, जमीन हड़पने की जो सोच है, उसको भी महसूस किया होगा। आपको लगता है कि चीन पे भरोसा कर सकते हैं हम? देखो, सच्चाई ये है कि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। और ये याद रखो कि मैं तो वहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ पूरे 14 कोर लेह लद्दाख का 2 से 2.5 साल। तो मैंने चीन को बहुत ध्यान से देखा है और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की है। ये सच्चाई है कि देखो, चीन के साथ हमने 1995, 1996, 2012, 2013 उसके बाद हमने वहाँ पर प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट साइन की। जब वो डोकलम में आया 2017 में और 2020 में वो ईस्ट लद्दाख में आया, तो उसने वो सारी जो एग्रीमेंट्स हैं उनका कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये सच्चाई है कि चीन कुछ भी कर सकता है, मगर एक चीज़ ये भी सच्चाई है, चीन रिस्पेक्ट करता है जो पावरफुल है। अगर आप उतने ही ताकतवर हैं या उससे ज़्यादा ताकतवर हैं तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और मुझे लगता है ये फ़र्क जो है अब आया है। ये 10 से 12 साल के अंदर जो हमने तरक्की की है, जिस प्रकार से हमने सड़कों का जाल बिछाया है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश लॉजिस्टिक नोड बना लिए हैं, और यही नहीं, हमने कम्युनिकेशन सेंटर, एयरफील्ड जो है न्यूमा जैसी, डीबीओ जैसी, उनको या तो नया बनाया है या उनको रेनोवेट किया। तो ये सच्चाई है, भारत की अब क्षमता और काबिलियत है, आंखों में आंखें डाल के हम चीन को देख सकते हैं। और मुझे लगता है यही है कि आज चीन को भारत के लिए रिस्पेक्ट है। मगर कतई ये नहीं कह रहे कि आगे आप चलते हो तो आंख बीच के चलो चीन के साथ। आप चलो, जो भी संबंध आपने रखने हैं आपने बड़े सोच समझ के चलने हैं, मगर आप इन्हीं संबंधों में नहीं रुक के रह सकते। अगर आप देखें, क्या ये कार्रवाई अभी से हो रही है? नहीं, ये काजान से स्टार्ट हो गई थी 2024 अक्टूबर के अंदर। जो साइड लाइन थी ब्रिक्स की, उसमें शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे और डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी। तो उसके बाद जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट थे, एक तो बेसिकली देपसांग का था और डेमचोक का था, वो भी रिजोल्व हो गया था। अब बात आती, ये सभी कहते हैं और मैं भी इस बात में सहमत हूं कि डिसएंगेजमेंट तो होगी, अभी तक डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं हुई। कहने का मतलब ये जो 50,000 के करीब सैनिक चीन लेके आ गया था, तो भारत भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी थी। 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड है वर्ल्ड के अंदर, हमने बाई एयर 3 डिवीजन भेज दी ईस्टर्न लद्दाख में। आज वो आम भाषा में कहें कि भाई उसने हमें बुली किया, वो डराने की कोशिश कर रहा था, हमने कहा तुम एक लेके आओगी, देखा जाएगा जो आउटकम होगा। तुम्हारी गीदड़ जो एक कहते हैं कि आपने एक हवा बना रखी है कि हमारे पास ये है, उस हवा को हमने बर्स्ट किया, उस बलून को बर्स्ट किया। बहुत अच्छा बोला आपने, यही हुआ कि हमने 3 डिवीजन से ज्यादा लेके आ गया और आज भी आई बॉल टू आई बैठे। तो सुनने का मतलब यह है, आगे अगर हमने बढ़ना है तो हम डी इंडक्शन की बात करें, और चीन भी इस पर कर रहा है। अब बात आती है कि क्या भारत और चीन के रिलेशनशिप हो सकते हैं? अच्छे हो सकते हैं, मगर हमने ये बताया कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है बॉर्डर में होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उसको मानता। अब देखते हैं क्या इनकी इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो, चीन की जो इकोनॉमी है वो एक प्रकार से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वहां कंजम्पशन बहुत कम है, और जबकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत एक कंजम्पशन इकोनॉमी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए उसको भी भारत की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसको मार्केट चाहिए। मगर एक चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा, आज भारत जो है सेकेंड ट्रेड जो भारत और चीन का है, वो एक प्रकार चीन हमारा सेकंड हाईएस्ट ट्रेड पार्टनर है, मगर $100 बिलियन का अभी भी हमारी तरफ से जो डेफिसिट है। तो इसका मतलब जो ट्रेड सरप्लस चीन की तरफ $100 बिलियन है, इसको हमने आने वाले समय में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये यानी हमने मिलिट्री फ्रंट पे तो हमने उनको मिरर डिप्लॉयमेंट करके उन्हीं की भाषा में अपने आप को डेवलप करके अपने हथियार बनाकर जवाब देना शुरू कर दिया है, लेकिन व्यापार के फ्रंट पे अभी और काम करने की जरूरत है। वैभव, ये तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पे हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जब ये तस्वीरें आ रही हैं दुनिया के सामने, अब बार बार ज़ेलेंस्की जो हैं
ट्रंप से मध्यस्थता की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वो मोदी जी को फोन करके अपडेट देते हैं कि आप पुतिन से मिलने वाले हो, सिफारिश लगा देना, अगर एक आम भाषा में कहें तो क्या अब एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है यहां से? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर डेफिनेटली, देखिए चेंज तो कहते हैं देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। चेंज ही है जो निरंतर होता रहता है। और जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें देखिए पहले एक सोवियत यूनियन था, एक अमेरिका हाँ, था, दो बस ये पावर्स थे। अब वो चेंज हो गया, अब एक अमेरिका सुपर पावर है और एक चाइना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अब ये एक वॉर चल रही है। अब चाइना चाहता है, चाइना को भी ज्यादा एलाई चाहिए कि भाई जो लोग आज अमेरिका के उसमें कैंप में बैठे हुए हैं, ज्यादा लोग हमारे पास आए और हमारे कैंप में बैठे। इंडिया जो है, इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। हम 6-7% ऑल एन एवरेज की रफ्तार से हम हर साल ग्रो कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी। तो ये मार्केट किसको नहीं चाहिए? हमने जैसे चाइना के साथ जब ट्रेड की बात हुई, हमने, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया और हमने उनके 35 से ज्यादा जो है उनके एप्स भी यहां पे इंडिया में बैन कर दिए थे। हमें जहां भी स्टांस लेना हुआ है हमने स्टांस लिया है, हमने चाइनीज इक्विपमेंट बैन किए। चलिए यहाँ पर देखिए वैभव, ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो औपचारिक फोटो ऑप होता है उसमें शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हुए और गर्मजोशी के साथ दोनों ने हाथ मिलाया है। और ये एक फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी प्रोटोकॉल के तहत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं जो गर्मजोशी है, उससे पहले जो एससीओ साइडलाइंस पे जो दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है, उसके जो आउटकम्स रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमने अमेरिका को बता दिया है कि भाई जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम पाकिस्तान को बुरा बता देते हो, अच्छा बता देते हो। जब तुम्हारा मन करेगा, चीन जो हमसे ज्यादा तेल खरीदता है वो तुम्हारे लिए ओके है टैरिफ में, तो जैसा तुम करोगे ना हम वैसा कर सकते हैं। चीन भी हमारा कोई ऐसा नहीं कि दुश्मनी हो गई, तो हम अब तुम्हारा पढ़ाया हुआ पाठ, जो अमेरिका कहता था ना जैसे उसने डिसाइड कर लिया वही राइट है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और इंडिया ने, आपको अगर मैं बता दूं, इंडिया एक लौता देश है जिसने हमेशा से ही अमेरिका के खिलाफ जाकर के जो चाहा है वो अचीव किया है। आप 1971 की वॉर ले लीजिए, आप उसके बाद आप हमारे न्यूक्लियर जो हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, जो न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसकी आप उदाहरण ले लीजिए। उसके बाद भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। अमेरिका ने सारी कोशिश की कि आप न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, जबकि पाकिस्तान बना रहा था तो उसके ऊपर जो है उन्होंने आंख मूंद रखी थी और आपके खिलाफ उन्होंने सैटेलाइट्स डिप्लॉय कर रखे थे। तो इंडिया जो है अमेरिका से इतिहास में भी कभी नहीं झुका है। अब तो गंगा में बहुत पानी बह गया और हम तो अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम तो अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, उसके खिलाफ टैरिफ लगा करके, उसके साथ ट्रेड वॉर करके अगर आपको लगता है आप ग्रो कर सकते हैं, तो ये कहते हैं ना कि यू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। आप अहमकों की दुनिया में रहें। और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसिज्म है वो, आप अमेरिका के अंदर आप जाइए, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। इंडिया से ज्यादा क्रिटिसाइज लोग अमेरिका में कर रहे हैं कि भाई हमारी इतने सालों की मेहनत पे आदमी पानी फेर रहा है। और इंडिया जैसी मार्केट आपको लगता है 140-142 करोड़ लोगों की मार्केट है। अमेरिका, देखिए इंडिया और अमेरिका में बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कहते हैं, अभी प्रोफेसर साहिबा बता रही थी कि इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम पे चलता है, अमेरिका कहता है कि दुनिया एक बाजार है। तो आपके लिए दुनिया एक परिवार है, उनके लिए दुनिया एक बाजार है। और 140-42 करोड़ का अगर बाजार उनको नहीं चाहिए, उनको लगता है हम टैरिफ वॉर करके इसको जो हम कुछ अचीव कर लेंगे, तो कोशिश करके देख लें। इंडिया ने अपनी ये दिखाया कि भाई हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है, हम सबके साथ नेगोशिएट भी करने की क्षमता रखते हैं। हमारी डिप्लोमेसी भी ऐसी है कि हम सबके साथ बातचीत कर सकते हैं। हमको जो चाहिए, हमारे पास सैन्य शक्ति है, हम सैन्य रूप से भी खड़े हो सकते हैं। तो अमेरिका को ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना, मतलब कि यार ये इंडिया कैसे ना कर सकता है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है, प्रोफेसर आपके पास लेके आऊंगी, कि राजनाथ सिंह जी ने कहा ना कि हिंदुस्तान जब जब तरक्की करता है ना तो दुनिया से पछता नहीं है। हाँ, यानी हमें वैसा ही देखने की आदत पड़ गई है कि भाई आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि तो गरीब है, गरीब ही रहेंगे। हमने भी मेहनत की है, हमने भी तरक्की की है। आपके तमाम बिग जायंट्स में हमारे सीईओज बैठे हुए हैं भारतीय मूल के, तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इसलिए जब जब हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कैसे तैसे करके इनको नीचे गिराओ। ये विकसित की कैटेगरी में नहीं आ सकते, ये सुपर पावर नहीं बन सकते। आपने जो बात बोली ना, मैं इसका बहुत ही 2 सहज एग्जाम्पल से बात करूंगी कि आप बच्चे जानते होंगे कि एक बहुत पॉपुलर मेडिकल सीरीज आई थी अमेरिका की, ER करके। अब पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, ER जब बन के आई, बिकॉज वो मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर थी, उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट जब सबसे पहले उसके टीजर्स निकले तो उसमें कोई इंडियन कैरेक्टर नहीं था। और फिर वो रीराइट की गई, पूरे अमेरिका में एकदम अप्रोर हो गया, अरे भाई हमारा तो पूरा मेडिकल सिस्टम इंडियंस के दम पे चलता है, तो आप कैसे, कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है, कोई कैरेक्टर ही नहीं होगा इंडियन का। तो वो पूरी स्क्रिप्ट रीराइट की गई थी, परमिंदर नागरा के लिए वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, वो पूरी स्क्रिप्ट रीराइट हुई। ये तो हुई इतिहास की बात, बहुत इतिहास नहीं लेकिन पुरानी बात है। और अब मजेदार नई बात, बच्चों आप लोग सुनते रहते होगे, पढ़ते रहते होगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले जो ये टैरिफ्स था
लोअर कोर्ट में जो कोर्ट था अमेरिका का ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का, उसमें पहले वो हारे, स्टे नहीं लगा, लेकिन इन टैरिफ्स को अनजस्ट बताया गया। ट्रंप के अपने अमेरिकन कोर्ट द्वारा बताया गया कि भाई तुम्हारा टैरिफ तो अनजस्ट है। इसके खिलाफ ट्रंप अपील्स कोर्ट में गए। मई में वो हार चुके थे इंटरनेशनल कोर्ट से। फिर वो मई में, अभी अगस्त में 27 अगस्त को वर्डिक्ट आता है आपके उनके अपील्स कोर्ट का कि नहीं भाई ये तो अनजस्ट है। फिर वो जा रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जैसे कि आपने बात करी, मैंने परमिंदर नागरा का एग्जाम्पल दिया। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो लॉयर है जो डिफेंड करेंगे एंटी मोदी, एंटी ट्रंप स्टैंड को, सॉरी, कि जी नहीं ये ट्रंप की पॉलिसी गलत है, उनका नाम है नील कटियाल। नील कटियाल भारत के ओरिजिन के हैं। बच्चों इसमें ताली बनती है। नील कटियाल भारत के ओरिजिन के वहां के लॉयर हैं, वहां के डिप्टी एक्स सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। वो इस केस को डिफेंड करेंगे। तो ये है अमेरिका का सिस्टम। मेडिकल वहां इंडियंस के बिना नहीं चल सकता, लॉ वहां इंडियंस के बिना नहीं चल सकता है। सिलिकॉन वैली चल नहीं सकती, सिलिकॉन वैली वैसे ही नहीं चल सकती है। तो ये है हमारे भारत की स्ट्रेंथ। जैसे कि अभी मेजर जनरल साहब ने कहा कि आपने पूछा कि क्या चाइना ये हिमाकत करेगा फिर से हमारे साथ गालवान डोकलाम रिपीट करने की। मैं भी यही मानती हूं, नहीं करेगा। वो पहले का भारत नहीं है, ये नया भारत है। नया भारत वर्ल्ड इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तस्वीरें भी जरा सामने आ रही हैं, तो इन तस्वीरों को बयां करना भी बेहद जरूरी है। तो देखिए क्या यहां से नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है, पहली पंक्ति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग खड़े हुए नजर आते हैं, तो अपने आप में नया वर्ल्ड ऑर्डर, हिंदुस्तान की बदलती हुई ताकत, जिसे शायद अमेरिका बिग डैडी अपनाने को तैयार नहीं है कि भाई तरक्की सब कर सकते हैं, हर कोई पिछड़ा हुआ या विकासशील ही नहीं रह सकता है, हमेशा वो भी आगे बढ़ सकता है, वो भी तरक्की कर सकता है और वो भी सुपर पावर बन सकता है। उस पोस्ट पे तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता अकेले अकेले। तो शायद ये अमेरिका से, वहां के थिंक टैंक से पच नहीं रहा है, और ये तस्वीरें तो बिल्कुल भी नहीं पच रही होंगी। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी आ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, जब ये तस्वीरें ट्रंप साहब बैठ के देख रहे होंगे अपने ओवल हाउस में, तो निश्चित तौर पे टेंशन हो रही होगी कि मैं तो दादागिरी करने निकला था, या तो मेरी हवा निकल रही है। जय हिंद, नमस्कार। वैभव ने बड़ी अच्छी बात बोली कि दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अमेरिका आजकल बोल रहा है कि देयर इज अ फूल लिविंग इन आवर कंट्री विदाउट नेमिंग इट। ये मेरा कहना नहीं है, ये अमेरिकन का कहना है। एक और बड़ी अच्छी बात करी कि यूएस जो है वो बाजार देखता है। बाजार कौन देखता है? बाजारू इंसान देखता है, जिसकी कोई इज्जत ना हो, जिसका कहीं कुछ स्टेक ना हो। ये बातें मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं कि इस समय यूएस में सबसे बड़ी बात यही चल रही है कि हु इज दिस इडियट। आई डोंट नो, मेरे को भी एक्चुअली नहीं पता हु इज दैट इडियट। लेकिन जैसे ही कहीं कोई वहां पर बात करता है बाजारू, इडियट, कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, नो जस्टिफिकेशन, नो ह्यूमैनिटी, आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग दैट जेंटलमैन एज अ मैकडोनल्ड। व्हाट इज मैकडोनल्ड? आई थिंक समबडी इज मिस्टेकिंग इट। वो मैक वाला वर्ड मैंने ऐड किया, एक्चुअली द अदर वर्ड इज मोर एप्लीकेबल। आपने जो एक बहुत अच्छी बात करी थी तरक्की से रिलेटेड इंडिया की, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब आप दुनिया में राइज करेंगे, ये दुनिया है, और इस दुनिया में से जब आप राइज करेंगे ऊपर की तरफ, तो आप अकेले पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपका ये ऊपर जाना काफी लोगों को खलेगा, और स्पेशली उसको ज्यादा खलेगा जो आपके साथ कंपटीशन में है। हमने तो अपना कंपटीशन यूएस से लगाया नहीं, यूएस अपने आप को हमारा कॉम्पिटिटर समझ रहा है, और इसलिए वो ये सारे काम कर रहा है। और जहां तक आपने प्रोफेसर साहिबा ने एक बड़ी अच्छी बात करी, चाइना रिपीट करेगा या नहीं करेगा। वेल, चाइना इट्स अप टू यू। मैं वेट कर रहा हूं। गलवान में अगर 20 के बदले 200 मारे गए थे, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप कर देखिए, आप बहुत ताकतवर हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी, आज कहा जा रहा है कि अमेरिका में कौन फूल बैठा है, फिर कहा जाएगा कि चाइना में कौन फूल बैठा है, अगर वो करेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, मैं आपको बड़े फक्र से बता रहा हूं, अगर आपके रोंगटे खड़े हो या ना हो, मेरे खड़े हैं इस समय, देख लीजिए। मैं आपको बड़े फक्र से कह रहा हूं, ये वो इंडिया है जो सिर्फ अब जान देता नहीं है, आजकल वो जान लेने पर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर आपको हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, होने नहीं देंगे कि अगर आपने मेरे धरती की तरफ अगर एक उठाकर देखी, मैं आपकी दोनों आंखें ले लूंगा। अब आखिरी बात जो मुद्दे की चल रही है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। भाई तेरा टैरिफ तेरे को मुबारक, लगा ले टैरिफ। क्या करने, मतलब आप बताओ, आज सवेरे नहीं हुई, सूरज नहीं उगा, हम मर गए, हम पिट गए? नहीं, ऐसे नहीं होता। और वहां से शुरू होती है कि इंडिया की जो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है
कि हम हमेशा मानवता के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो मानवता यूक्रेन के साथ खड़ी हो, तभी हमने रशिया की धरती पर खड़े होकर बोल दिया, खुलकर बोल दिया, पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने ये बोल दिया, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का टाइम नहीं है। कोई एक बता दीजिए कंट्री जिसने ये बोला हो। ये सिर्फ इंडिया में मादा था जो वहां जाके खड़ा हो गया। जेलेंस्की जो आजकल रो रहा है, जो अभी अभी कॉल आई थी कि आप ही लड़ाई रोक सकते हैं, देयर इज अ रीजन, क्योंकि उसने देखा है, वो चश्मदीद गवाह रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के एक फोर करने से 4 घंटे तक लड़ाई रुकी रही। हम अपने लोगों को वापस लेते हैं। जहां तक बात आ रही है टैरिफ टैरिफ टैरिफ, क्या करेगा टैरिफ? चलिए 2 सेकंड के लिए मुझे और दीजिएगा। हम टोटल मिला के 18% ट्रेड करते हैं, मतलब 100 रुपए में से 18 रुपए का, 18 रुपए में से कितना रोक लेगा? चलो सारा 18 रोक लेगा, तेरी हिम्मत नहीं है। किसी भी कंट्री की हिम्मत नहीं है कि दूसरी कंट्री के साथ 100% रोक ले, इंक्लूडिंग चाइना। ठीक है, अच्छा 18 में से कितना रोक लोगे? जो अफेक्ट हो रहा है 12 रुपए अफेक्ट हो रहा है, जिसमें हमारे ऊपर टैरिफ आएगा, क्योंकि आप में हिम्मत तो है नहीं कि आप फार्मास्यूटिकल पे लगा दो वो चीजें जो आपको चाहिए। मैं कहता हूं मैंने भी 1 रुपया उस पर रेट बढ़ा दिया, तो 12 जो है ना, अगर आप कैलकुलेट करके देख लें, वो तकरीबन 10 रुपए का फर्क पड़ेगा। अब आ गई 10 रुपए का, मैं 90 रुपए का ट्रेड पूरी दुनिया में अगर कर रहा हूं, अगर मैंने एक एक पैसा भी बढ़ाया, तो आप सोच लीजिए क्या मैं 10 रुपए कवर नहीं कर पाऊंगा? जरूर कर पाऊंगा। हमारे अंदर वो है। और एक बात बता दूं कि हम यूएसए के लोग नहीं है, अमेरिकन नहीं है। हमने अपना जो ये ओहदा खड़ा किया है ना, जमीन से उठ के खड़ा किया है। हमारे पैरों में वो ताकत है, हमारे हाथों में वो ताकत है, हमारे माथे पर हमारे माथे पर वो पसीना है, और इन तीनों पर हमें गर्व है। देखते हैं हमें कौन कब कहां तक कैसे रोक लेगा। चलिए, आपने जोश से सभी हमारे ऑडियंस को लबरेज कर दिया है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, हकीकत से भी 2-4 होना जरूरी है। और हकीकत ये कहती है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, अगर चीन से कंपीट करना है। और चीन तभी सुनता है वैभव, जब उसको पता हो कि सामने वाला मेरी टक्कर का है। नहीं तो वो क्या करता है कि आओ चलो लोन ले लो, मेरे गुलाम बन जाओ, नहीं हो रहे तो दूसरी तरह से बन जाओ। तो क्या हम अब यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि चीन को हमने वाकई में आई टू आई जवाब दे दिया है एंड नाउ इट्स सॉर्टेड? जी बिल्कुल। देखिए, सिर्फ चीन नहीं, दुनिया में हर देश जो है कि एवरीबडी रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकतवर की ही सारी इज्जत करते हैं, जो कमजोर है उसकी इज्जत दुनिया में वैसे भी कोई नहीं करता। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो अभी कर्नल साहब ने बात की यूक्रेन में वॉर की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग को लेकर जो है गांधी आश्रम भी गए वहाँ पे गुजरात में, और खुद भी गए वहाँ चाइना गए, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि चीन के साथ संबंध अच्छे हो, लेकिन चाइना ने उसको हमारी कमजोरी समझने की गलती की कि ये शायद वीकनेस दिखा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे रिश्तों के चक्कर में पड़े, तो हम इनको दबा सकते हैं। तो उन्होंने एक बार ट्रायल किया, जब आप पानी गर्म करते तो आप एक बार उंगली डाल के देखते हैं ना कि कितना गर्म हुआ है। तो उन्होंने एक बार उंगली डाल के देखी डोकलाम में, लगा कि नहीं यार हीट आ रही है। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, चलो ठीक है इस बार थोड़ा ज्यादा ग्लव्स पहन के डाल के देखते हैं, तो ग्लव्स भी काम नहीं आया वहां पे ईस्ट लद्दाख में, तो वहां पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब उनको बात वो समझ में आई है कि भाई ये इंडिया वो इंडिया नहीं। अच्छा, ये जो इंडिया पाकिस्तान का रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे HQ-9 HQ-16 किसके दिए हुए थे? ये सारे चाइना के दिए हुए हैं ना। तो क्या उनका भूसा नहीं निकाला हमने वहां पे? उनके इक्विपमेंट की जो है स्टॉक मार्केट में उनके शेयर का दाम गिर गया, उनके डिफेंस कंपनियों का। तो अब चाइना जो कि ये सोच रहा था कि हम अमेरिका की तरह डिफेंस एक्सपोर्टर बनेंगे, दुनिया को हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, अपनी मिसाइलें देंगी, तो वो मिसाइलें किस काम आई, वो एयर डिफेंस सिस्टम किस काम आए? तो चाइना को बात समझ में आया कि जो इंडिया में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो पैदा हो रही है और इंडिया की जो मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है, पहले जो था वो 1962 वाला इंडिया नहीं है। उस समय भी हमारी सेनाएं उतनी ही शौर्य वाली थी और उतनी ताकतवर थी। पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल क्लास उस टाइप का नहीं था। अब उनको समझ में आया कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये 1962 वाली नहीं है। ठीक है, ये फौजियों के साथ भी खड़े होते हैं, उनके पीछे भी खड़े होते हैं और उनके आगे भी खड़े होते हैं, और लगातार और आपका एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो पिछले 12 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी कहीं जाने वाली दिख नहीं रही है। तो उनको इस बात को समझ में आया कि भाई इनके साथ दोस्ती कर लो। जब आप किसी को बीट नहीं कर पाते किसी दुश्मन को, तो आप उस दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेते हैं।
तो अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो हमने उनको डिप्लोमेसी के तरीके से भी साधने की कोशिश की, उन्होंने गुंडाई करने की कोशिश की, हमने वहां पे भी जवाब दिया। अब ये चॉइस चाइना की थी, अब चाइना ने ये चॉइस कही कि भाई ठीक है हम दोस्ती कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कहा ठीक है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि दोस्ती कर लो भाई, ये डोकलाम लद्दाख का तो शौक आपको चढ़ा था ना, हमको तो नहीं था। अब पाकिस्तान के पीछे खड़े होने का शौक आपको है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा जो भी ये चल रहा है, इसमें बस एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपनों पे पानी किसने फेरा है? वो प्रधानमंत्री मोदी है। वो फर्स्ट टर्म में आए कि मैं विड्रॉ करूंगा अफगानिस्तान से, मैं वॉर्स खत्म करूंगा। उन्होंने बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाई हम यहां से विड्रॉ करना चाहते हैं, आप अपनी एक आर्मी का एक टुकड़ी आप अफगानिस्तान भेज दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब वहां की फौजें तैयार हो जाएंगी तो आप वहां से विड्रॉ कर लीजिएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड ले लिया, कहा कि भाई आपकी लड़ाई थी, हमारा सैनिक क्यों जाएगा वहां लड़ेगा? हमारा सैनिक नहीं लड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम अपनी लॉकहीड मार्टिन का F-16 का सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उठा करके आपके यहां लगा देंगे इंडिया में, आप F-21 F-16 को रेनोवेट करके हम F-21 आपको दे रहे हैं, आप ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने बात की, इंडियन एयरफोर्स ने कहा नहीं सर हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, स्टैंड ले लिया कि नहीं हमें जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में मीडिएशन करेंगे। आपको याद होगा इमरान खान जब वहां गए हुए थे। अब कश्मीर ऐसा मैटर जो कि एक बायलैटरल इशू है, इंडिया की देखिए कुछ रेड लाइंस हैं, इंडिया ने अपनी रेड लाइंस बना रखी हैं, भाई इस पे हम किसी की दादागिरी कबूल नहीं करेंगे। तो उसी तरह कश्मीर में भी नहीं करेंगे। इंडिया ने 370 हटा दिया अगले ही दिन, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक इतिहास है भारत के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी जहां राष्ट्रीय हित की बात आई है, भारत ने एक स्टैंड ले लिया है और उनको ना कहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ना कहा है। तो आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दुनिया में कौन सा ऐसा लीडर है? आसिम मुनीर जैसे लोग जाते हैं और जाते कहते हैं भाई नोबेल पीस प्राइज ले लो, लेटर ले लो, और हम फोन नहीं उठाते हैं, ठीक है, और वहां जाकर के मतलब साष्टांग दंडवत मारते हैं। अभी आपने देखा एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठे हुए और सामने यूरोप के सारे नेता जो है ऐसे बैठे हुए जैसे कि वो दिल्ली दरबार लगता था कि एक शहंशाह बैठा हुआ, सारे हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं सामने। तो ये काम प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। उन्होंने अभी कोशिश की, जब प्रधानमंत्री कनाडा गए थे कि आकर इनको बुला ले, अमेरिका बुलाया, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे पास समय नहीं, हमारा और काम है। तो ईगो हर्ट कर देंगे तो फिर अब ट्रंप तो बेचारे बड़ी परेशान होना लाजमी हो जाता है। ये सारी चीजें हैं ना, तो आपके पास वो मादा है, आपके पास वो लीडरशिप है जो स्टैंड लेती है, जो ना बोलना जानती है, ठीक है। तो और अब उस पे आइसिंग ऑन द केक ये हो रहा है, शायद सिवाज सर और ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। सर ज़ेलेंस्की फोन करते हैं, मतलब ट्रंप चाह रहे थे कि युद्ध रुकवाने का उन्हें शौक चढ़ा हुआ है, सबका नहीं भी रुकवाते हैं तो भी कहते थे रुकवा दिया, तो पुतिन को तो मना नहीं पाए। अब ज़ेलेंस्की मोदी की शरण में आ गए हैं, उनको फोन कर रहे हैं, पुतिन से मिलेंगे मोदी कल। तो क्या जो काम ट्रंप नहीं करवा पाए, जिसे वो 24 घंटे में करवाने का दम भर रहे थे, आपकी समझ कहती है कि वो काम मोदी जी करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो ये सच्चाई, पहले तो हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कुछ और भी बोला। उन्होंने बोला कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये युद्ध होता ही नहीं जी। इसमें शायद दोनों बातें हो सकती, हो सकता नहीं होता, मगर उन्होंने ये जरूर बोला कि अगर वो जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे 24 घंटे के अंदर वो युद्ध रुका देंगे। और आज आप देखें कम से कम 7 से 8 महीने हो गए, ये युद्ध रुकना नहीं, ये तो और भी तेज हो गया। और आज की तारीख में जिस प्रकार से रॉकेट, मिसाइल, बम दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं, करीब 200-250 सैनिक दोनों तरफ से मर रहे हैं, और यूक्रेन का तो 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद हो गया है, और अब कहीं ना कहीं चोट जो है वो रूस को भी लग रही है। क्या इस लड़ाई को भारत के प्रधानमंत्री मोदी बंद करा सकते हैं? मुझे लगता है एक ही ऐसे लीडर हैं वर्ल्ड के अंदर जो इस लड़ाई को बंद करा सकते हैं, और वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह है, देखो उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं एक प्रकार से दोनों से दोस्ती है। वो ज़ेलेंस्की के साथ भी खड़े हैं, उनकी दर्द को भी समझते हैं, वो पुतिन के साथ भी खड़े हैं। पुतिन को जिस प्रकार से कर्नल साहब बता रहे थे कि उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और इसी प्रकार उसने ज़ेलेंस्की को भी समझाया। अगर मैं ये कहूं कि इसका कोई सलूशन निकल सकता है, मुझे लगता है कि जब जैसे ही प्रधानमंत्री मिलेंगे पुतिन से, ये बातचीत करेंगे, अगर वो इस बात को मान गए, और मुझे लगता मान सकते हैं क्योंकि RIC की बात हुई, रशिया, इंडिया, चाइना इकट्ठे हों, अगर आपने डिपेंडेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी लानी वर्ल्ड में, तो आप दिखा सकते हैं जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए वो भारत के प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो मुझे लगता है इससे बड़ी काबिल तारीफ क्या है। अब इसके अंदर क्या होगा? सर
अगर ऐसा हो गया मैं एक चीज तो ऐड फिर कर तो दूं टैरिफ इसमें अभी जो कि 25 मैं एक चीज ऐड कर दूं कितना इसके लगेगा? अंदर, एक चीज ऐड कर दूं हाँ। इसके अंदर यही है कि ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बता सकते हैं। देखो वो वक्त को देखेंगे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि सारा इलाका वापस मिल जाएगा, ये मिलना नामुमकिन है। और इसी प्रकार से पुतिन को भी समझाएंगे कि उनको भी थोड़ी सी अपने नीचे करना पड़ेगा जिससे शांति आए। और मुझे लगता है अगर इस काम को करा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, कराएंगे और ये बिगनिंग होगी। चलिए कुछ सवाल भी है हमारे, जी पूछिए। इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है? पढ़े लिखे लोगों से पूछो। हाँ, अरे नहीं, अरे वही सर, बता रहे हैं। आपने इतनी इकोनॉमी की बातें करी। देखो मैं इसमें वैसे भी बोलना चाह रही थी क्योंकि सर ने भी ये बात कही थी कि हमारा जो ट्रेड इम्पैक्ट हुआ है यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड इम्पैक्ट हुआ है, उसके चलते सर ने बोला कि यहाँ पे अगर हम बाकियों के साथ 1-1 रुपया बढ़ा दें। सर मैं इसमें आपकी बात से थोड़ा सा वाकिफ नहीं रखती हूँ। भारत की ये नीति ही नहीं रही है, हमें किसी और के साथ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है बेटा। जो आप कह रहे हो ट्रेड डेफिसिट है, हमारा बिल्कुल चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। और उस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ही बार बार जो मोदी जी नारा दे रहे हैं स्वदेशी का, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडियंस, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो अब ये हमें अपनी सोच में बर्ताव लाने की जरूरत है, अपना चेंज लाने की जरूरत है, बदलाव लाने की, कि हमें अपना स्वदेशी ही अपनाना है। अब हमें अगर अपनी फॉरेन चाइनीज गुड पे अगर अपनी रिलायंस कम करनी है तो हमारा सरप्लस बदलते इस डेफिसिट को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। प्रोफेसर मैं आपको यहाँ पे एक रोकना चाहूंगी, ठीक है, हमें करना है, अच्छा लगता है, मेक इन इंडिया होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है जिससे हम आंख बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि छुप जाएगी या झुटला देंगे। कि जब आप मार्केट में जाते हैं आपको गुड सस्ती मिलती हैं, चीप मिलती हैं, एंड ड्यूरेबिलिटी भी ठीक है, तो आप उसको अगर आप ऑप्ट करते हैं, हमारी परचेसिंग पावर भी लो है, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट लाने में एक वक्त तो लगेगा ना। मैम आपने बहुत सही बात कही और यही बात शायद मोदी सरकार भी समझ चुकी है। इसी के लिए जो ये इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले के बड़े मंच से जो बड़ी प्रधानमंत्री के थ्रू, माननीय मोदी जी के थ्रू जो ये आया, हम सबके नोटिफिकेशन आई कि जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन होगा, जीएसटी कट होगा। आपने यहाँ पे चाइना के लिए बात बोली कि सस्ता है, आपने साथ में बोला कि ठीक ठाक ड्यूरेबल है। यही हमारा नेचर को जताता है कि एक, मैं जब छोटी थी तो ये सुनती थी, चल गया तो चांद तक, ना चला तो रात तक। यही है चाइनीज गुड की सच्चाई कि चल गया तो चांद तक, ना चला तो रात तक। तो ऐसे गुड्स, अगर हमारा जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन होता है हमारे 28% से 18% और हम 2 ब्रैकेट्स में आते हैं जीएसटी की, तो हमारे गुड्स जो ड्यूरेबल भी हैं उनके भी प्राइस कट होंगे और फिर हमें अपना एक स्वभाव बदलने की जरूरत है। कौन नॉन ड्यूरेबल गुड्स की तरफ जाना चाहेगा मैम? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, चाइनीज गुड्स की क्वालिटी नहीं है और इसी वजह से चाइना इंडिया को भी अपना मुंह नहीं फेर पा रहा। वो इंडिया के प्रति इसीलिए देख रहा है कि मार्केट तो है ही है। सिर्फ मार्केट नहीं बनना है बल्कि हमें मैन्युफैक्चरर बनना है और उस पर फोकस करना है। सरकार पॉलिसीज में कर रही है, आप भी अपने स्वभाव के अंदर लाइए। जी आपका सवाल। आवाज आ रही है? एक क्वेश्चन था मैम मेरी तरफ से कि चाइना कॉन्टिन्यूसली खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर बताता आ रहा है और G20 और ब्रिक्स में इंडिया भी सेम इसी लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ रोल के लिए लड़ रहा है, तो आपको लगता है ये जो SCO समिट है इट विल बिकम अ स्टेज इसी कंपटीशन के लिए? नहीं, आज तो दोनों की बट बात आज कर तो दी है। दोनों के लिए Elephant बोला and है। dragon will dance together। आज तो दोनों के लिए बोला है Dragon चाइना and ने। elephant इसके अंदर will एक dance चीज आ together। सकती है। देखो मैं ये बताऊं कि जब आता है ग्लोबल साउथ का लीडर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ना कि सी जिनपिंग। ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया है ये फेल हो गया है। चीन का $3 ट्रिलियन उसने स्पेंड कर दिया। $62 बिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिंगजांग से ग्वादार जा रहा है। 23% ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। जिस जगह पर भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव गया है अफ्रीकन कंट्रियों में वो डेट में आ गए हैं। अब वो कोई नहीं चाहता चीन को, आज वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। आप देखें ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। उनको G20 में किसने शामिल किया? भारत के प्रधानमंत्री। तो ये छोड़ दो अब चीन जो है इस चीज के लिए, क्योंकि चीन की एक बड़ी परिभाषा है, वो जहां पर भी जाता है वो एक प्रकार दिमाग की तरह उसको चूस लेता है, और जबकि भारत जहां जाता है वो खुद भी फ्लरिश करता है और दूसरों को भी फ्लरिश करता है। ये एक फर्क है।
और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, जी, मैं जी। इसमें जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि सर ने कहा, ये जितनी भी हमारी ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज हैं, चाहे वो नेपाल लो, चाहे आप म्यांमार लो, चाहे श्रीलंका लो, वो सब धीरे धीरे चाइनीज डेट में डूबती जा रही हैं। बिल्कुल। तो आज उनको ये बात समझ में आ गई है कि चाइना से हाथ बढ़ा के हमको फायदा नहीं है, हमको भारत को हाथ मिला के फायदा है, क्योंकि हम सबका विकास, सबका साथ एक साथ लेके चलते हैं। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी रही है। और जो ब्रिक्स की कॉमन करेंसी की बात चाइना बढ़ा रहा है, भारत उसको नहीं कर एकदम रहा। नहीं मान रहा, क्योंकि वो जानता है कि ब्रिक्स करेंसी में चाइना अपनी डोमिनेंस दिखाएगा। तो मोदी जी बहुत पारदर्शिता से हर चीज कर रहे हैं और हम नहीं है। मानते हैं कि वो साउथ का लीडर बन सकता है। एक छोटा सा जवाब वैभव आपसे चाहूंगी कि ये जो मोदी जी की जो चाइना पॉलिसी में जो चेंज है, आपको लगता है उससे जो पूरा का पूरा पावर गेम है वो बदलेगा? कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे बॉर्डर के आसपास, हमने भी आपके जवाब में उतना ही बना के खड़ा कर दिया। आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज जहां थोड़े रिश्ते तल्ख हैं, आप उनको अपना दोस्त बना रहे थे, गलभैया डाल रहे थे, हमने आपके साथ वो कर दिया। तो टिट फॉर टैट में जो जवाब देकर हमने उनकी आर्म ट्विस्टिंग की है, आपको लगता है कि अब यहां से रिश्ते एक अलग दिशा में बराबरी पर बढ़ना शुरू होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप डेट ट्रैप की बात हो रही थी श्रीलंका में ही, जब आप देखिए जब उनकी इकोनॉमी जब बैंकरप्ट हुई है, तो हुई किसकी वजह से? चाइना की वजह से। और जाकर के उनको एड किसने दी? उनकी इकोनॉमी को रिवाइव किसने कराया? भारत ने कराया। $4 बिलियन दिया। ठीक है, तो जो हीलिंग टच है, जो जो लोग चाइना के दर्द से करा रहे थे, उन सबको हीलिंग टच जो है वो भारत ने जाकर के दिया है अपने नेबरहुड में। तो ये बात सारी के सारे नेबर्स को समझ में आई है, और चाइना को यही चीज नहीं समझ में आ रही कि यार ये मिलिटरीली भी खड़े हो जाते हैं, इनकी डिप्लोमेसी भी अगर आप देखिए तो अलग अलग देशों में हमारे साथ तो थी, हमारे साथ चली रही थी बातचीत, और उन्होंने आपके यहाँ इंटरनल अफेयर्स में भी आपके यहाँ जो है कि इंटरफेयर करने की कोशिश की। आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी, जो चाइनीज एम्बेसडर के यहाँ पे गांधी परिवार और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा सारे लोग गए हुए थे। उस मीटिंग में क्या हुआ किसी आज तक पता नहीं चला, उन्होंने कभी बताया भी नहीं। तो उन्होंने आपके यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया ने कभी नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया उसको लेकर के। ठीक है, हमारे यहाँ वो चीजें डिस्कस हुई, और हमने हमेशा प्रोपोर्शनेट रखी है, चाहे जो भी हो। डिप्लोमेसी भी हमने प्रोपोर्शनेट रखी है, आर्म्स में, डिफेंस में, मिलिट्री भी आप तरीके से देखिए तो हमने उनको प्रोपोर्शनेट तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। अब उनको डैमेज ये हो रहा है, जैसे मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कि वो बना रहे हैं, दुनिया में एक बाजार ढूंढ रहे हैं, उसका भी जब मार्केट क्रैश होने लगता है तो उनको समझ में आया कि यार भारत के साथ दोस्ती ही अब एक चारा है। भारत के साथ अगर हम मिलिटरीली अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो ठीक है, नतीजा जो है कुछ निकलना नहीं उनके हित ठीक में। है। अब उन्हें समझ में आ गया कि भाई ऐसा है कि हम गरज रहे थे, हम शोशेबाजी कर रहे थे, भारत धीरे 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 चुपचाप बराबर में आके खड़ा हो गया है, और अब आंखों में आंखें डाल के ही बात होगी। सवाल आपका, आपके पास सर, है। वैभव सर को ये पूछने जाता हूँ। सर, आपने ऐसे मेरे को सबको बोला था कि चाइना ने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया है इंडिया से, और इंडिया ने ये कहा है कि हम तो पहले से चाह रहे थे कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। पर इसमें ये बात है कि जब चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो वो फायदे की दोस्ती होगी ना, घाटे की तो दोस्ती कभी करेगा नहीं चाइना। और हमेशा से हिस्ट्री भी यही कहती रही है कि जो चाइना देश रहा है वो विश्वासघात रहा है, मतलब हमेशा एंड टाइम पे धोखा दे देगा चाइना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी चाइना से मिल रहे हैं बॉर्डर, जैसे हिमालयन की साइड हो गया, तो इन सबको तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ना, आर्मी फोर्स ज्यादा रखनी पड़ेगी ना। शैलेंद्र इसका जवाब ज्यादा दे पाएंगे, टेंशन हो रही है बॉर्डर की। मैं बॉर्डर टेंशन की बात कर दूं, और जहां तक बात है विश्वासघात करेगा या नहीं करेगा, वेल लेट मी टेल यू, हम भी वेट कर रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं है कि हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। देखें तो सही इस बार कौन हमारे साथ विश्वासघात करेगा। एक को सबक मिल गया 4 दिन के अंदर। अब आगे बात जो आपने बड़ी करी थी टिट फॉर टैट, कि उसने भी बॉर्डर डेवलपमेंट किया, मैंने भी डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। तूने 4 बंकर बनाए, मैंने 4 बंकर बनाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस बंकर में रहने वाला चाइनीज 1 महीने के लिए रहता है, मैं 2 साल रहता हूं। कहां से लाओगे ये जज्बा, कहां से मैच करोगे इस स्पिरिट को? क्योंकि मेरे यहां पर होड़ लगी हुई है जान देने की, तुम्हारे यहां जान बचाने की। इस वाले कंपैरिजन को कभी मत करके देखना। इंडिया स्टैंड्स आउट। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं बस, इसमें कि हाँ। कोई जमाना था जबकि भारत डिफेंसिव था। जी हाँ। आज भारत ऑफेंसिव है। 2 कोर बना दी हमने ऑफेंसिव। आज चीन को डर लगता है कि कहीं भारत ना घुस जाए। तो ये देखो फर्क माइंडसेट में आया। ये 10 साल में जो पलटा बदला है, जो सड़कों का जाल, जो लॉजिस्टिक बिल्डअप, एम्यूनिशन, कम्युनिकेशन बिल्डअप, आज चीन डरता है। और आपने देख लिया है पाकिस्तान को जो हथियार दिए थे चीन के, तो यानी वो कि हमने export कर दिए। पिछले सालों में आजादी के बाद से हम निरंतर लगातार कोशिश करते रहे हैं, हर फ्रंट
फ्रंट पर कोशिश करते रहे, हमने आपको खुद इतना तकनीक के लिहाज से हो, सेना के शौर्य के लिहाज से हो, डिप्लोमेसी के लिहाज से हो, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हो, हम लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और आज उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर दुनिया हमारी तरक्की से जल रही है, हमें दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बार बार यही बता रहे हैं कि भाई ये न्यू इंडिया है, न्यू नॉर्मल है, ये ऐसे ही चलेगा। आप सभी, मैं इसको खत्म करना चाहूंगी फिर दिनकर जी के कविता के शब्दों से, क्योंकि यही हम सबके सेंटिमेंट्स हैं और यही आने वाले समय का सच है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नरधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया, विघ्नों में रह के काम किया, और ये कोई नहीं बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और यही आने वाले भारत विश्व गुरु बनेगा। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की शक्ति है जो अब नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करेगी। वक्त लगेगा लेकिन मंजिल दूर नहीं दिखती है, क्योंकि सभी में जोश आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, शानदार ऑडियंस का भी और बेहतरीन सवालों का भी। जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करते हैं।